आप सभी को मेरा प्रणाम। वो कहते हैं ना कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। बच्चों के मन में अगर एक बार कोई बात बैठ जाती है तो वो उसे ही सच मान लेते हैं। आज की हमारी कहानी बच्चों के इस कोमल मन पर ही आधारित है। एक परिवार और परिवार की खींचतान के बीच परिवार के बच्चे क्या सीखते हैं, चलिए आइए सुनते हैं। रघुवर प्रसाद जी अब सेवानिवृत्त हो चुके थे। वो अध्यापक थे। उनकी पहचान एक कर्मठ अध्यापक के रूप में थी। अपने कितने ही छात्रों से भावनात्मक रिश्ता था उनका। सेवानिवृत्ति के उपरांत भी कितने ही ऐसे छात्र थे जो सफल थे और यदि कहीं मिल जाते थे तो रघुवर जी के पैरों में पड़ जाते थे। इस सम्मान के आगे अपनी अच्छी खासी पेंशन भी रघुवर जी को छोटी लगती थी। वो अक्सर कहा करते थे, हमने शिक्षा को संस्कार के रूप में विद्यार्थियों में रोपा है। अब तो शिक्षा भी सर्विस सेक्टर का हिस्सा मात्र रह गया है। शिक्षक के लिए छात्र एक ग्राहक हो गया है और छात्र और उनके माता पिता के लिए शिक्षक एक सर्विस प्रोवाइडर। फिर वो एक लंबी सांस खींचकर बोलते थे, सही समय में जिंदगी गुजार गए हम, वरना आजकल का जमाना तो बस। रघुवर जी के एक पुत्री और दो पुत्र थे। दोनों पुत्रों की शादी हो चुकी थी। उन दोनों के भी दो दो बच्चे थे, परंतु रघुवर जी की पुत्री की अभी शादी नहीं हुई थी। बड़ा पुत्र इंद्र इंजीनियर था। वह अपनी पत्नी रेखा, एक पुत्र रोहन और एक पुत्र रोहिणी के साथ चंडीगढ़ में रहता था, जबकि छोटा पुत्र राजेंद्र रघुवर जी के साथ ही रहता था। वो एक अच्छी खासी कंपनी में नौकरी करता था, ठीक ही कमा लेता था। उसके भी एक पुत्र शिखर और एक पुत्री शिखा थी। रघुवर जी की पत्नी प्रेमलता और पुत्री आभा और छोटे पुत्र का परिवार उनके साथ उनके पैतृक निवास मेरठ में ही रहते थे। अभी पुत्री का विवाह नहीं हुआ था। बस यही एक चिंता रघुवर जी को थी कि नौकरी रहते पुत्री का विवाह नहीं हो पाया। प्रेमलता जी भी इस विषय को लेकर थोड़ा परेशान रहती थी। वे सोचते थे कि बस आभा का विवाह बिना पुत्रों पर जोर डाले ठीक से कर ले और फिर उसके बाद जो धनराशि बचेगी वो दोनों पुत्रों में बांट देंगे। इस कारण से ही रघुवर जी बहुत चिंतित रहते थे। रघुवर जी जितने मृदुभाषी थे, प्रेमलता जी उतनी ही कड़क स्वभाव की थी। वो ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, फिर भी किसी भी विषय पर अड़ जाना उनका स्वभाव था। रघुवर जी ने जीवन भर उनकी बात काटने की हिम्मत नहीं जुटाई थी। यही स्वभाव प्रेमलता जी का अपनी बहुओं के साथ भी था। बड़ी बहू आधुनिक परिवार से थी और प्रेमलता जी का बड़ा पुत्र भी बहुत अच्छा कमाता था। इसलिए प्रेमलता जी की अपनी बड़ी बहू से ज्यादा नहीं बनती थी। पोती पोतों की याद तो रघुवर जी और प्रेमलता जी को भी आती थी, परंतु प्रेमलता जी भी झुकने को तैयार नहीं थी। इसलिए बस जैसे तैसे चल रहा था। हालांकि छोटी बहू रश्मि भी प्रेमलता जी के स्वभाव से बहुत कुंठित रहती थी, लेकिन अपने पति के दबाव में चुप रह जाती थी। प्रेमलता जी अक्सर अपने छोटे बेटे को ताना मारा करती थी। कहती थी, बड़ा वाला मेहनत करके बड़ी पोस्ट पर चला गया, अंधी कमाई करता है, और एक तू है, धक्के खाकर भी बस 10-15 हजार पर अटका है। उसकी तो घरवाली भी एमबीए है, वो भी कमा लेती है। तेरी तो घरवाली भी बीए ही करके बैठी है। सासू माँ की इन बातों पर रश्मि चिढ़ जाती थी और अपने पति राजेंद्र से कहती थी, हम कम कमाएं या ज्यादा किसी से मांगने थोड़े ही जाते हैं। जो बड़े बहू बेटे पूछते भी नहीं, उन्हीं की बड़ाई हर समय होती रहती है। पत्नी को समझाते हुए राजेंद्र रश्मि से कहता, अरे यार, अब 60 साल की उम्र में माँ तो अपनी आदत बदल नहीं पाएंगी, इसलिए थोड़ा हमें ही एडजस्ट करना पड़ेगा, कहने दो ना। इस बात पर रश्मि तुनक कर जवाब देती, हमारी भी माँ है, उनके भी बहुएं हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। राजेंद्र पीछा छुड़ाने के अंदाज में कहता, अब छोड़ो भी यार। रश्मि ने झल्लाते हुए कहा, क्या छोड़ दूं? मांग लिए 2 लाख स्कूल की फीस के नाम पर, और कितनी बड़ाई में कहती हैं तुम्हारी माँ भी। इंद्र ने लोन लिया है मकान और गाड़ी के नाम पर, तनख्वाह तो बेचारे की उसमें ही चली जाती है।
कहती हैं कि बच्चे महंगे स्कूल में पढ़ते हैं तो फीस भी ज्यादा लगती है। कुछ देर चुप रहने के बाद फिर से रश्मि ने बोलना शुरू किया। जरूरत वरूरत कुछ नहीं है उन्हें, बस माल इकट्ठा करना है। वैसे तो बड़ी बहू यहाँ आती भी नहीं, जब जरूरत होती है तो पता नहीं कैसे मुंह उठाकर चलाती हैं या फोन कर लेती हैं। बस सारा फंड खींचने पर लगे हैं वो दोनों मियाँ बीबी। राजेंद्र ने खींचते हुए कहा, यार तुम्हें क्या दर्द होता है? उनका पैसा, उनकी मर्जी। और वैसे इतना विश्वास रखो, हिस्सा किसी का नहीं मरने देंगी माँ। रश्मि ने भी गर्दन झटकते हुए कहा, मुझे जरूरत नहीं किसी हिस्से की, बस मुझे जब गुस्सा आता है तब मैं ये सब कहती हूँ। और तुम्हारी कमाई उनके बड़े बेटे से कम है? कम है तो है, हम किसी के आगे हाथ थोड़ी फैलाने जाते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। मैं तो इतने पर भी खर्चीली लगती हूँ उन्हें। राजेंद्र बाहर चला गया। इस तरह अक्सर विवाद हो जाता था मियाँ बीबी में। राजेंद्र ने भी अब महारत प्राप्त कर ली थी इस विवाद को झेलने में। रघुवर जी की बड़ी बहू चाहे सास के पास आए या ना आए, लेकिन इंद्र और वो किसी न किसी रूप में अपनी जरूरतें इनसे जरूर पूरी करवा लेते थे। इस बात को रघुवर जी की बेटी आभा भी जानती और समझती थी, लेकिन चुप रहती थी। हालांकि उसे भी ये डर जरूर सताता था कि इस तरह उसके माता पिता उसकी शादी के लिए भी कुछ बचा पाएंगे या नहीं। बाहर ही बरामदे में कुर्सियां और सोफे पड़े थे, जहां पर रघुवर जी और प्रेमलता जी बैठे थे और अपने पोते और पोती को खिला रहे थे। आभा अंदर ही बैठी टीवी देख रही थी। राजेंद्र रघुवर जी के पास आकर बैठ गया। उनमें आपस में कुछ बातचीत होने लगी। तभी राजेंद्र के फोन पर उसकी भाभी रेखा का फोन आया। राजेंद्र उठकर अलग चला गया। राजेंद्र ने काफी समय तक बात की और वापस आने पर बोला, माँ, भैया भाभी आ रहे हैं परसों। रघुवर जी झटके से बोल उठे, क्या बच्चे भी साथ आ रहे हैं? राजेंद्र ने सहमति में सर हिलाया। बच्चों के आने की खबर सुनकर प्रेमलता जी और रघुवर जी बहुत खुश हुए। लगभग 3 साल के बाद आ रहे थे बच्चे। ये समाचार सुनकर आभा अपनी भाभी रश्मि के पास गई और बोली, देखा भाभी, 2 लाख का असर, 3 साल बाद भाभी घर आ रही हैं। रश्मि लंबी सांस छोड़ते हुए बोली, हाँ, देख रही हूँ। रश्मि और आभा के मध्य मधुर रिश्ता हुआ करता था। घर में सभी बहुत खुश थे इस समाचार को पाकर। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जब बच्चे इंद्र और रेखा घर आए। रोहन अब काफी जवान दिख रहा था। वो अब 10वीं कक्षा में आ गया था। आवाज भी थोड़ी भारी हो गई थी। रोहिणी भी अब छोटी सी नहीं रह गई थी। वो भी अब 7वीं कक्षा में आ गई थी। घर में हर्ष का माहौल था। आभा और रश्मि भी चहल पहल में खुश थे और रेखा से खूब बातें कर रहे थे। रोहन और रोहिणी शिखा और शिखर के साथ खेल रहे थे। शिखा अभी 9 साल की थी और शिखर मात्र 5 साल का था। रोहन और रोहिणी भी बहुत खुश थे शिखर और शिखा को देखकर। 2 दिन बीत गए थे। इंद्र और रेखा को आए। अब अब बच्चे भी आपस में काफी घुल मिल गए थे। बड़े अपने कामों में लगे हुए थे और बच्चे साथ साथ खेल रहे थे। तभी रोहिणी के रोने की आवाज आई। आवाज सुनकर रेखा दौड़ी हुई आई तो देखा शिखा भी रो रही थी। तो रोहिणी ने बताया, मुझे भाई ने बहुत जोर से मारा है माँ। रेखा ने गुस्से में रोहन की तरफ देखा तो रोहन एकदम से सफाई देने वाले अंदाज में बोला, मम्मी, इसने पहले शिखा को मारा, तब मैंने इसे मारा। रेखा को ये बड़ा अजीब लगा कि रोहन ने अपनी चचेरी बहन के लिए अपनी सगी बहन को मार दिया। शायद वो अनजान थी कि बच्चे इन रिश्तों के गणित को नहीं समझते। रेखा ने अपने भावों को संभालते हुए रोहन को डांटते हुए कहा, तू ज्यादा बड़ा हो गया है, मुझसे कहता, मैं देख लेती। रोहन ने तुरंत कहा, मेरी ये बहन कितनी छोटी है माँ, रोहिणी इसे पिटेगी तो क्या मैं इसे नहीं मारूंगा? इतनी देर में ही प्रेमलता जी आ गईं और बोली, चल छोड़ भी अब। आ बेटी रोहिणी, ये सब तो बड़े गंदे हैं। चल तू मेरे साथ, मैं तुझे घुमा के लाती हूँ। इतना सुनते ही सारे बच्चे आपस का झगड़ा भूल गए और सभी एक सुर में कहने लगे, अम्मा,
हमें भी चलना है आपके साथ घूमने। अम्मा प्लीज, अब हम लड़ाई नहीं करेंगे। सब अपनी अम्मा के साथ घूमने चले गए। ऐसे ही चहल पहल में ये दिन बीत रहे थे। रात को शिखा ने रोना शुरू कर दिया कि रोहन भाई के पास वो सोएगी। रोहन इंद्र और रेखा के कमरे में ही सो रहा था। शिखा भी वहीं सोने की जिद कर रही थी। ये देखकर रोहिणी, जो दादी के पास सो रही थी, वो भी कहने लगी कि मुझे भी मम्मी के पास ही सोना है। इन सब के मध्य रोहन तपाक से बोल पड़ा, चल रोहिणी, तू अम्मा के पास सो जा, मेरे पास शिखा सोएगी। इतने में ही रश्मि ने शिखा को समझाते हुए कहा, बेटा, आप हमारे पास ही सो जाओ, वहां जाकर बड़े पापा बड़ी मम्मी को क्या परेशान करना। तुरंत शिखा बोल पड़ी, नहीं मम्मी, आप शिखर को सुला लो, मुझे रोहन भैया के पास सोना है। रश्मि शिखा को खींच तान कर कमरे में ले आई। ये बात रेखा और रश्मि दोनों को परेशान कर रही थी कि उनके बच्चे रिश्तों में फर्क ही नहीं कर पा रहे थे। रश्मि ने कमरे में गुस्से से शिखा को सुलाया। वो सुबक रही थी। राजेंद्र भी बगल में लेटा हुआ था। रश्मि गुस्से में बड़बड़ा रही थी, मेरे तो बच्चे भी पागल ही पैदा हो गए। ताऊ और ताई के पास सोएगी, वो सुलाना भी चाहती हैं क्या इसे। तुरंत शिखा ने लेटे लेटे सुबकते हुए कहा, सुला रही थी, आप ही मुझे ले आई, आप गंदी हो। ये बात सुनकर रश्मि ने शिखा को जलती हुई निगाहों से देखा। शिखा भी चुपचाप रश्मि के बगल में दुबक गई। रश्मि ने फिर से बड़बड़ाना शुरू किया, जब तेरे चोट लगी थी तो किसी ने फोन करके भी नहीं पूछा था। प्यार होता तो एक बार तो पूछते। जब शिखर बीमार हुआ था तो अपने मायके आई थी ये, लेकिन 30 किलोमीटर चल के शिखर को देखने नहीं आ सकी। लड़ाई सासू माँ से थी ना कि मेरे बच्चों से। वो तो बस पैसा लेने के लिए समय पर आ जाती हैं यहाँ पर, और हम यहाँ रहते हैं इसलिए हमसे भी बातचीत करनी पड़ती है। पर मेरे बच्चे भी तो बेवकूफ हैं, पता नहीं कब अकल आएगी इन्हें। इतने में ही राजेंद्र गुस्से से बोल पड़ा, यार, अब सोने भी दो। रश्मि तुरंत तुनक कर बोल पड़ी, सो जाओ जी, लो कुछ नहीं बोलूंगी अब मैं। बोलूं भी कैसे, मेरी आवाज तो मेरा पति ही दबा देता है। कुछ ऐसा ही माहौल इंद्र और रेखा के कमरे में भी चल रहा था। वहां भी रेखा रोहन पर अपनी भड़ास निकाल रही थी। तमीज तो है ही नहीं इस लड़के में, इतना तेज मारा है इसने रोहिणी को। मेरी बहन है, उनकी माँ तो नहीं चाहती कि वो पास भी आए इनके, पर इन्हें ही ज्यादा प्यार आ रहा है उन सब पर। रोहन सहमा सा बोला, वो भी तो मेरी बहन है ना माँ। रेखा तुरंत झड़कते हुए बोली, चुप कर, आया बड़ा भैया बनने वाला, जानता नहीं है तुम्हारा ही हक खा रही है इसकी माँ यहाँ रहकर। सारा फंड खा रहे हैं। हमें तो कभी जरूरत हो तो हाथ फैलाकर भीख मांगनी पड़ती है, उस पर भी मैं ही बुरी बन जाती हूँ कि आ जाते हैं बेशरम बनकर। नहीं तो रश्मि और राजेंद्र तो चाहते ही नहीं कि हम यहाँ पर आए। मेरे तो बच्चों के लिए उनके मन में कोई प्यार ही नहीं है। और ये है कि पता नहीं कब समझेंगे, पता नहीं कब बड़े होंगे मेरे बच्चे। इस तरह रात गुजर गई और अगले दिन फिर से वही दिनचर्या शुरू हो गई। राजेंद्र नौकरी पर चला गया था, जबकि इंद्र अपने कुछ पुराने मित्रों से मिलने बाहर गया हुआ था। घर में रघुवीर जी, प्रेमलता जी, आभार, रेखा, रश्मि और बच्चे थे। रेखा और रश्मि अंदर कुछ काम कर रही थी। बाकी लोग सुबह का काम निपटाकर बरामदे में बैठे थे और बच्चे खेल रहे थे। तभी बच्चों में किसी बात को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। अब की बार लड़ाई रोहन और शिखा में हो रही थी। शिखा का बाल सुलभ मन, वो भी बोल पड़ी, मुझे पता है आप मुझे प्यार नहीं करते। जब मुझे चोट लगी थी देखने भी नहीं आए थे आप। इतना सुनते ही रोहन भी गुस्से में बोल पड़ा, ज्यादा मत बोल, यहाँ कोई नहीं चाहता कि हम आए। चाचा चाची भी नहीं चाहते, उन्हें तो यही लगता है कि हम यहाँ पैसे लेने के लिए आते हैं। शिखा भी बोल पड़ी, पैसे ही तो लेने आते हो तुम दादा दादी को प्यार ही कहाँ करते हो, तुम उनसे पैसे लेने आए हो ना। रोहन भी बोल पड़ा, तुम गंदी हो और मेरी बहन तो बस रोहिणी ही है। शिखा भी बोल पड़ी, हाँ, तो तुम भी मेरे भाई नहीं हो, मेरा भाई सिर्फ शिखर है। ये सब सुनकर रेखा और रश्मि भी भीतर से बाहर आ गए
और दोनों बच्चों को चुप करा के अंदर ले गए। रघुवर जी और प्रेमलता जी भी एकदम से चुप होकर बैठ गए। आभा को तो मानो सांप सूंघ गया हो। रेखा और रश्मि भी झेप गए थे, लेकिन शायद दिल में कहीं न कहीं इतना सुकून था कि चलो, अब उनके बच्चे समझदार हो गए थे। उन्हें अपने और पराये की पहचान हो गई थी। ये कहानी हमें हमारे रिश्तों की गहराई को समझाने के लिए काफ़ी है। हमारे बच्चों का मन बाल सुलभ होता है। हम उनके मन में जैसी धारणा भरेंगे, वैसे ही भावना का विकास उनके मन में होगा। हमें अपने बच्चों को परिवार में प्रेम और एकजुटता के साथ रहना सिखाना चाहिए, क्योंकि परिवार ही तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।